हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद एके बी IIFM में। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा डेप्रिसिएशन के ऊपर। डेप्रिसिएशन क्या होता है, किस तरह से लगाया जाता है, इसकी एंट्री कैसे होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बैलेंस शीट की डेट आ रही है जिसमें हम बैलेंस शीट फाइनल करनी है, तो बैलेंस शीट में एक कंसेप्ट जो है डेप्रिसिएशन का भी रहता है। तो उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और वो कैसे लगता है। डेप्रिसिएशन क्या है, जो भी हमारी एसेट्स हमने परचेज की है अपने बिजनेस के लिए, जो उसकी वैल्यू कम होती है। क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि कोई भी एसेट्स आप जब यूज़ करेंगे तो यूज़ करने से क्या है कि उसकी जो वैल्यू है कम होगी। जैसे अगर एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझें कि आपने एक गाड़ी परचेज की, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 6 मंथ्स आपने उस गाड़ी को सेल करना है। तो जब आप सेल करेंगे तो जितने की आपने वो परचेज की थी उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि सेम वैल्यू तो आपको मिलेगी नहीं, तो उसकी वैल्यू आपको जो है कम मिलेगी। तो जितनी वैल्यू वो कम हुई है वो एक तरह से हमारा लॉस है। तो उस लॉस को हम अपनी बैलेंस शीट में, अपने P&L में दिखाते हैं, तो उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अकाउंट्स में इस वर्ड का यूज़ करते हैं डेप्रिसिएशन के नाम से। तो डेप्रिसिएशन कोई भी एसेट्स की वैल्यू कम होने को कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं, ये नहीं है कि अपनी मर्जी से आप कुछ भी वैल्यू कम कर रहे हैं, किसी भी एसेट्स की कम कर रहे हैं। तो इसकी जो कंडीशंस है वो क्या है, इसके लिए सबसे पहली कंडीशन है कि वो एसेट्स आपकी खुद की होनी चाहिए, वो आपकी रेंटेड नहीं होनी चाहिए और आपके बिजनेस के अंदर यूज होनी चाहिए। कोई भी एसेट्स आप परचेज कर रहे हैं, जैसे कि हमने कुछ एसेट्स अपने घर के लिए परचेज की, कुछ अपने बिजनेस के लिए की, तो जो भी आपने बिजनेस के लिए एसेट्स परचेज की हैं, सिर्फ आप उसी एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा के अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा सकते हो। उसके बाद ये है कि अगर आप डेप्रिसिएशन गुडविल पे और कॉस्ट ऑफ लैंड, कोई भी खाली आपका प्लॉट रखा हुआ है, खाली जमीन पड़ी हुई है, तो उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन नहीं लगाना। इसके बाद ये है कि असेसमेंट ईयर 2002 और 3 के बाद से ये हो गया था कि हर एसएससी को अपनी बैलेंस शीट के अंदर में डेप्रिसिएशन को क्लेम जरूर करना है। डेप्रिसिएशन दिखाने के बाद जो भी एसेट्स की रिटर्न डाउन वैल्यू बचेगी उसको बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स में दिखाना है, यानी जितना आपके पास ओपनिंग था उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगा, उसके बाद जो भी लास्ट उसकी वैल्यू बची। डेप्रिसिएशन के जो रेट्स होते हैं कंपनीज के लिए अलग होते हैं और इंडिविजुअल के लिए अलग होते हैं। ये अलग अलग रेट्स के हिसाब से होता है। ये नहीं है कि आपका जितना मन करे कि आप सोचें कि कोई ये वैल्यू मनी, कोई भी एसेट्स आज हमने 2 लाख रुपए की ली है तो उसकी जो है हाफ वैल्यू डिक्रीज कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। इसके कुछ रेट्स हैं जो कि इनकम टैक्स वालों ने डिसाइड किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसकी हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स करना होता है। अब देखिए डेप्रिसिएशन में इसका रूल क्या होता है लगाने का। डेप्रिसिएशन की कंडीशन में आपने एज पर इनकम टैक्स रूल कोई भी एसेट्स अगर आप 180 डेज से पहले परचेज करते हैं फाइनेंशियल ईयर के अंदर में, तो उसके ऊपर जो आपका डेप्रिसिएशन क्लेम होगा वो फुल रेट होगा, जो भी इनकम टैक्स वालों ने रेट दे रखे हैं। और आफ्टर 6 मंथ्स अगर आप कोई भी एसेट्स लेते हैं, यानी आफ्टर 180 डेज हो यानी आफ्टर 6 मंथ्स हो गया, तो उसमें जो है आपका डेप्रिसिएशन हाफ लगेगा। जैसे कि इसको एग्जांपल से अगर समझे कि फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, तो कोई भी एसेट्स अगर आपने 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर के बीच में परचेज की है, तो उसके ऊपर जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो जो भी डेप्रिसिएशन का रेट है वो पूरा लगेगा। लेकिन अगर आपने कोई भी एसेट्स 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच में परचेज की है, तो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन का रेट है हाफ लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप कोई भी एसेट्स अगर यूज ही आप सिर्फ 6 मंथ्स के लिए कर रहे हो, तो आप उसका डेप्रिसिएशन पूरा कैसे क्लेम कर सकते हो, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक तरह का हमारा लॉस है और उस लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो अगर आपने कोई एसेट्स यूज तो 6 मंथ्स की और उसका डेप्रिसिएशन फुल क्लेम कर दिया, तो उससे आपके प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ जाएगा। तो इसलिए एज पर इनकम टैक्स रूल डेप्रिसिएशन का जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से करनी है, बिफोर 6 मंथ्स और आफ्टर 6 मंथ्स। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हमने तीन एसेट्स के एग्जांपल लिए हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3। इसके अंदर हमने 3 एसेट्स लिए हैं, एक मशीन, एक फर्नीचर और एक कार। सबसे पहला हमारा मशीन, हमने 2 मशीन ली है। एक मशीन हमने ली है 180 डेज से पहले और एक मशीन लिया हमने 180 डेज के बाद। तो 180 डेज से पहले की जो मशीन की वैल्यू है वो 6 लाख रुपए है और 180 डेज के बाद की जो है इसकी 80,000 रुपये वैल्यू है। इसमें से अगर हमने कोई मशीन या कोई भी एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर सेल कर देते हैं तो वो अमाउंट हम इसमें से लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे लेकिन अभी हमने सेल कुछ नहीं किया तो ये वाला अमाउंट हमारा 0 है। अब इसका जो क्लोजिंग बैलेंस एसेट्स का हमारा है 6,80,000 रुपये, जो कि बिफोर डेप्रिसिएशन है।
अब डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट होगा इसमें, जो मशीन हमने 180 डेज से पहले ली है यानी अप्रैल से सितंबर के बीच में ली है, तो उसमें जो हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा पूरा लगेगा। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का मशीन का रेट 15% है, तो हमने 6 लाख रुपए के ऊपर 15% लगा दिया। इसके अलावा जो दूसरी मशीन हमने आफ्टर 6 मंथ्स ली है, तो उसमें जो हमारा डेप्रिसिएशन है 15% लग के उसका हाफ हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का डेप्रिसिएशन लगाएं तो 90,000 रुपीज इस मशीन का डेप्रिसिएशन आएगा और 6,000 रुपीज इसका आएगा। यानी टोटल डेप्रिसिएशन जो हमारा मशीन के ऊपर लगा 96,000 का लगा। मशीन की वैल्यू में से हमने उसको लेस कर दिया, तो जो हमारी क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई आफ्टर डेप्रिसिएशन वो 5,84,000 आ गई, जिसको हमें P&L के डेबिट साइड में बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स में दिखाना होगा। यानी हमारी जो मशीन की वैल्यू थी वो 6,80,000 थी, रिटर्न डाउन वैल्यू 5,84,000 आ गई, और जो बीच का डिफरेंस अमाउंट डेप्रिसिएशन है उसको हम P&L में डेबिट कर देंगे। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हमने लिया है फर्नीचर का। तो अब फर्नीचर जो हमने परचेज किया है बिफोर 180 डेज लिया है, यानी अप्रैल से सितंबर के बीच में लिया है, 40,000 का फर्नीचर है, तो इसके ऊपर हमने सीधा 10% डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो हमारी जो रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई वो 4,000 लेस होने के बाद 36,000 की आ गई है। थर्ड हमने लिया है कार का। कार जो हमने परचेज किया आफ्टर 180 डेज की है, यानी हमने अक्टूबर से मार्च के बीच में की है। तो 5 लाख के ऊपर हमने क्या किया कि 15% का हाफ लगा के यानी 7.5% डेप्रिसिएशन लगाया है। तो इसकी वैल्यू आ गई 37,500, जो कि हमारी डेप्रिसिएशन में जाएगी, और 5 लाख में से 37,500 को लेस करके जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो हमारी कार की रिटर्न डाउन वैल्यू मानी जाएगी। तो डेप्रिसिएशन को हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यानी आफ्टर और बिफोर 180 डेज के हिसाब से। अब बात आती है कि डेप्रिसिएशन की एंट्री किस तरह से होती है। डेप्रिसिएशन की एंट्री हमें करनी होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स रहेगा। डेप्रिसिएशन को आप डेबिट करेंगे और इसका जो ग्रुप रहेगा टैली में जब आप इसकी एंट्री करते हैं तो एक्सपेंस ग्रुप रहेगा, और फिक्स एसेट्स आपकी फिक्स एसेट्स में है। तो इस एंट्री को करने से क्या होगा कि जो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो P&L में डेबिट हो जाएगा, और जो आपकी एसेट्स है उसकी वैल्यू जितने का आपने डेप्रिसिएशन लगाया उतने से कम हो जाएगी। डेप्रिसिएशन के जो रेट्स हैं ये एज पर इनकम टैक्स एक्ट है, ये रेट्स दिए हुए हैं। इसमें क्या है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग अगर आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर में अपनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग को भी शो किया हुआ है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 5% लगेगा, और नॉन रेजिडेंशियल यानी कमर्शियल बिल्डिंग है तो उसके ऊपर आपका 10% लगेगा। फर्नीचर और फिटिंग पे 10% है इसका रेट। कंप्यूटर और कोई भी सॉफ्टवेयर लेते हैं उस पर 40% है। प्लांट एंड मशीनरी पे 15% है। कोई भी पर्सनल मोटर व्हीकल आप यूज़ करते हो उस पर भी 15% है। बट कमर्शियल व्हीकल जैसे ऑटो वगैरह, ट्रक, टेम्पो वगैरह यूज़ करते हैं उस पर 30% है, और शिप्स पे 20% है। तो ये रेट्स हैं, इस रेट से अलग अपनी मर्जी से आप रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपने आप सीख लिया होगा कि डेप्रिसिएशन किस तरह लगता है और उसकी एंट्री कैसे करते हैं और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो आगे शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।